बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट 7 राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स है और ये डाव की पीपीटी है 5th सेमेस्टर 3rd ईयर नर्सिंग की। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स से। हमें ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या क्लियर करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है यही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डेमोस्ट्रेट द एबिलिटी टू राइट ऑब्जेक्टिव एक्यूरेटली एंड कंसाइजली यूजिंग द 3 कंपोनेंट्स ऑफ कंडीशन, परफॉर्मेंस एंड क्राइटेरियन। हम जो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे वो बिल्कुल ही सही हो, एक्यूरेट हो और उसमें 3 कंपोनेंट होने चाहिए। कौन-कौन से? कंडीशन, परफॉर्मेंस और क्राइटेरियन। ये आगे हम तीनों डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होते हैं। साइड द मोस्ट फ्रीक्वेंट एरर मेड इन राइटिंग ऑब्जेक्ट्स। कौन से जो एरर्स होते हैं, फ्रीक्वेंट बार-बार एरर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो भी हम देखेंगे। राइट एट लीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव यूजिंग द एक्शन वर्ब ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये भी हम ऑब्जेक्टिव आगे क्लियर करेंगे। तो गोल क्या होता है? गोल इज अ फाइनल आउटकम, जो हमें आखिर में आउटकम मिलती है ऑफ व्हाट इज अचीव्ड एट द एंड ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होता है उसको शुरू करने के बाद जब हम एक किसी को लर्न करवा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो हमें जो फाइनल में आउटकम मिलता है उसको हम कहते हैं गोल। गोल्स आर ग्लोबल, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड। ये ग्लोबल में ग्लोबली होते हैं और एंड ब्रॉड इन नेचर, और बहुत फैले हुए हैं नेचर में। दे आर रियलिस्टिकली अचीवेबल इन वीक्स आर मंथ्स। हम गोल्स को अचीव जब करेंगे तो इसमें हमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं या कुछ महीने लग सकते हैं। दे आर कंसिडर्ड मल्टी डायमेंशनल इन दैट अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन ओवरऑल गोल। जैसे कि गोल क्या होता है कि गोल जो हमें ऐसे हासिल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स के स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। एज अ लाइक हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्टेप्स है जो कि हमें गोल हासिल करने में मदद करते हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम कंसाइज करके सबको पढ़ के एक गोल हासिल करते हैं। तो अभी आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं और सिंगल यूनिट डायमेंशनल बिहेवियर होता है, मतलब कि सिर्फ एक बात को क्लियर करता है, सिंगल बात। लाइक अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव में जैसे है कि डिफाइन डायबिटीज, सिर्फ डायबिटीज की बात करेगा। अब उसके साइन सिम्टम जो हमें पढ़ने होंगे तो वो दूसरे ऑब्जेक्टिव में हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इसी वजह से मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यूनिट डायमेंशनल होता है। ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट होते हैं एंड शुड बी अचीवेबल एट द कंक्लूजन ऑफ वन टीचिंग सेशन। एक ही सेशन में, टीचिंग के जो एक ही सेशन होता है उसमें हमें इसका आउटकम मिल जाता है। Objectives are statement of specific or short-term behaviors that lead step by step to the more general or a long-term goal. ऑब्जेक्टिव हमें, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या है, एक स्टेटमेंट होती है छोटी सी किसी भी मखसूस बात की, और उसको स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके ओवरऑल एंड में हम क्या करते हैं, गोल हासिल कर लेते हैं। उसके बाद ये मेगर ने इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स बताया था कि एज मेगर 1997 स्टेट्स, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, हाउ विल यू नो विच रोड टू टेक टू गो देयर। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है तो आप कौन सा रोड लेंगे उस जगह जाने के लिए। अगर आपको मंजिल का ही पता नहीं है तो आप किस तरह उसकी तैयारी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, स्टेप्स लेंगे, रोड कौन सा लेंगे। उसके बाद राइटिंग ऑब्जेक्टिव। राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से जो मेगर ने कहा था, अकॉर्डिंग टू मेगर 1997, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कंसाइज एंड यूजफुल बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक। जो राइटिंग ऑब्जेक्टिव है वो कंसाइज हो, मतलब छोटा हो, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, वो फायदेमंद हो, फजूल बात उसमें ना हो। और उसमें ये 3 कंपोनेंट लाजमन होना चाहिए, एक परफॉर्मेंस, दूसरा कंडीशन, तीसरा क्राइटेरियन। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस डिस्क्राइब व्हाट द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डू। जो डिस्क्राइब करता है कि हम जो लर्नर है, जिसको हम सिखा रहे हैं, हम उससे एंड में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें क्या करके दिखाएगा। और परफॉर्म टू डेमोस्ट्रेट द काइंड ऑफ बिहेवियर द टीचर विल एक्सेप्ट टू एविडेंस दैट द ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड। और वो जो बिहेवियर है वो हमें किस तरह का परफॉर्म करके दिखाएगा जिसके बेस पे टीचर उसको एक्सेप्ट करे कि ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव था, जिसको टीचर एक्सेप्ट कर लेता है। एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द लर्नर में बी विजिबल। जो लर्नर है वो ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म कर रहा है, सच एज राइटिंग और लिसनिंग। या तो वो लिख के उसको शो ऑफ करवा रहा है, विजिबल करवा रहा है, या तो फिर लिस्टिंग, एक लिस्ट बना के उसको दिखा रहा है। आर इनविजिबल, या तो इनविजिबल में हमें क्या होगा, आइडेंटिफाइंग, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या फिर रिकॉल करनी होगी। रिकॉलिंग और आइडेंटिफाइंग इनविजिबल के पार्ट्स हैं, और विजिबल में हमें राइटिंग और लिस्टिंग यूज करते हैं। अब आ जाते हैं कंडीशन। डिस्क्राइब द टेस्टिंग सिचुएशन आर कंट्रेंट्स अंडर विच द बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व्ड आर द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड टू अकर। इसमें क्या होता है कि ये एक टेस्टिंग सिचुएशन होती है, इसमें बंदे को टेस्ट किया जाता है, और ये क्या होता है कि हमें एक बिहेवियर शो करवाता है।
हम एक बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और इसके बिहाव पे हम ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह की होगी, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि इस बिहाव पे क्या परफॉर्मेंस होगी। तो तीसरा होता है क्राइटेरियन मतलब एक्यूरेसी। तो डिस्क्राइब हाउ वेल, कितना अच्छा होना चाहिए, और विद व्हाट एक्यूरेटी द लर्नर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म फॉर द बिहेवियर टू बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। या जो लर्नर है वो परफॉर्म किस बिहेवियर को कितना अच्छे तरीके से कर रहा है ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर पाए। दी स्टैंडर्ड, उसका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस, और किस तरह से वो उसको परफॉर्म कर रहा है। डिफाइंड एज सेटिस्फैक्टरली डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी। इसमें क्या होता है कि जो आगे उसके मास्टर्स बैठे हुए हैं, जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कितना इससे सेटिस्फाई हैं कि ये इस जो ऑब्जेक्टिव है ये बिल्कुल ही एक्यूरेट है, इसमें क्राइटेरियन सही है। इट इज़ द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस दैट द लर्नर मस्ट बी अचीव। ये ऐसी कॉम्पिटेंस की लेवल होती है जो लर्नर को अचीव करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं तीन कंपोनेंट थे जो मेथड मतलब राइटिंग ऑब्जेक्टिव में होने चाहिए: कंडीशन, परफॉर्मेंस, क्राइटेरियन। कंडीशन का दूसरा नाम क्या है? टेस्टिंग सिचुएशन। परफॉर्मेंस में लर्नर का बिहेवियर देखते हैं और क्राइटेरियन में क्वालिटी ऑफ एक्यूरेसी देखते हैं। अब अगर देखा जाए तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ये कंडीशन है। कोई बंदा है जो कैलकुलेटर को बिना यूज करिए, वो कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, द लर्नर विल बी एबल टू, वो इस काबिल है कि वो सॉल्व कर रहा है। सॉल्व जो कर रहा है वो एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मतलब कि उसको हल कर रहा है। 5 आउट ऑफ 6 प्रॉब्लम्स, 6 में से 5 प्रॉब्लम्स वो हल कर रहा है। ये क्या है? एक्यूरेसी और वेल एक्यूरेसी है। मतलब 6 प्रॉब्लम से उसमें से 5 तो हल कर रहा है, ये वेल एक्यूरेसी होगी। यूजिंग अ मॉडल, कोई भी मॉडल हो गया, कोई भी एनाटॉमिकल, कोई भी ह्यूमन की बॉडी हो गई, उसको देख के डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट करके द लर्नर विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट प्रोसीजर, उसको देख के वो एक करेक्ट प्रोसीजर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बना रहा है, दिखा रहा है। फॉलोइंग ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप की डिस्कशन हो रही है, द लर्नर विल बी एबल टू लिस्ट, वो एक लिस्ट कर रहा है एटलीस्ट 2 रीजंस, 2 रीजंस की वो एक लिस्ट बना रहा है। आफ्टर वाचिंग अ वीडियो, कोई उसको वीडियो दिखाई गई तो द लर्नर विल बी एबल टू, लर्नर किस एबल हो गया? सिलेक्ट, वो सिलेक्ट कर रहा है विद 100% एक्यूरेसी, कोई टॉपिक वगैरह सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग 20 मिनट टीचिंग सेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया पे एक 20 मिनट्स की टीचिंग सेशन हुआ हाइपोग्लाइसीमिया का। तो इसमें क्या होगा? जो कंडीशन है 20 मिनट्स का टीचिंग का सेशन, और ये एक कंडीशन है। मिस्टर सिमिथ विल बी एबल टू, एबल टू के बाद जो हमारा वर्ब आएगा मतलब आइडेंटिफाई, ये एक परफॉर्मेंस है, मतलब वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके बाद आते आते 3 आउट ऑफ 4 मेजर सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड शुगर। मतलब 4 में से 3 ब्लड शुगर के जो सिम्टम्स है, लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स, वो मालूम कर रहा है। मतलब ये एक वेल क्राइटेरिया है, वेल एक्यूरेसी है। तो इसमें हमें कंडीशन भी आ गई, परफॉर्मेंस भी आ गई, क्राइटेरिया भी आ गया, तो ये एक वेल रिटन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आगे चलते हैं। पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव मतलब जो सही ऑब्जेक्टिव नहीं है कंप्लीटली, मतलब उसमें तीनों चीज़ें जो है वो मिसिंग होगी, या तो परफॉर्मेंस ना होगी, या तो कंडीशन ना होगी, या तो क्राइटेरिया ना होगा। टेल मी व्हाट इज मिसिंग, इसमें क्या मिसिंग है? द पेशेंट विल बी एबल टू प्रिपेयर अ मेन्यू यूजिंग लो साल्ट फूड। इसमें कंडीशन भी नहीं है, क्राइटेरिया भी नहीं है। वो एबल टू प्रिपेयर तो कर रहा है यूजिंग साल्ट, अभी कंडीशन भी नहीं है, इसमें क्राइटेरिया भी नहीं है, तो इसमें आपको ये आंसर आएगा। उसके बाद आ रहा है गिव अ लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज टू रिलीव लो बैक पेन। उसने उसको एक लिस्ट दी, इसकी बैक पेन कम करने की एक्सरसाइज की एक लिस्ट दी। मतलब इसमें लिस्ट दी तो ये क्या है? क्राइटेरिया, कंडीशन इसमें है द पेशेंट विल अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल लो बैक पेन। अब पेशेंट जानता है कि उसको उसका बैक पेन कैसे कंट्रोल होगा। तो इसमें जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि उसको हम मैयर नहीं कर पा रहे। परफॉर्मेंस तो है, वो अंडरस्टैंड तो कर पा रहा है, लेकिन फुली जो है वो कंट्रोल बैक पेन को नहीं कर पा रहा है, या उसको अंडरस्टैंड कर पाए या ना कर पाए। तो एक ये, और उसमें जो क्राइटेरियन है वो मिसिंग है। वेल रिटन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आफ्टर वाचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सक्शनिंग। कोई भी एक नर्स, स्टाफ नर्स है, वो सक्शनिंग कर रहा था, तो किसी दूसरे जो स्टाफ नर्स है उसने उसको देखा। द नर्स मेंबर विल बी एबल टू करेक्टली सक्शनिंग अ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक। अब जो दूसरा नर्स उसको देख रहा था, उसने देखा कि इसने जो सक्शनिंग की है वो बिल्कुल ठीक की है। अब दूसरा स्टाफ नर्स इस काबिल हो गया कि वो करेक्टली सक्शन कर रहा है। अब जो सक्शन है वो हमारा आ गया परफॉर्मेंस। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब विद यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक आ गई, मतलब क्राइटेरियन भी वेल है, मतलब इन्फेक्शन से बचाओगे, बिल्कुल ही हमारा वेल रिटन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आ जाते हैं फॉलोइंग ए क्लास ऑन हाइपरटेंशन। कोई भी हाइपरटेंशन पे किसी ने क्लास ली, द पेशेंट, अब जो पेशेंट है विल बी एबल टू स्टेट 3 आउट ऑफ 4 काजेज ऑफ हाई ब्लड शुगर। अब पेशेंट को ये पता चल गया कि 4 में से 3 तो वो काजेज हाई ब्लड शुगर के मालूम कर लेगा। अब यहाँ पे कंडीशन भी है, फॉलोइंग क्लास ऑन हाइपरटेंशन, ये एक कंडीशन है।
द पेशेंट विल बी एबल टू, पेशेंट इस काबिल हो गया कि स्टेट कर रहा है। तो स्टेट हमारा जो वर्ड है, वर्ब है, ये परफॉर्मेंस है। 3 आउट ऑफ 4 ये क्या है, हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद आप नीचे देख लें, ये भी ऑब्जेक्टिव है। कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट फ्रीक्वेंट एरर इन राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स आर टू डिस्क्राइब व्हाट द इंस्ट्रक्टर रादर देन द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू डू, टू इंक्लूड मोर देन वन एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि एक ही सिंगल बिहेवियर ऑब्जेक्टिव डालना चाहिए। अवॉइड यूजिंग द कंपाउंड वर्ड्स आर टू कनेक्ट टू अ वर्ब्स, दो वर्ब्स वगैरह नहीं लगाने चाहिए, या दो कंपाउंड वर्ड भी नहीं लगाना चाहिए, जैसे लर्नर विल सिलेक्ट एंड प्रिपेयर। अब दो बातें हो गई, लर्नर सिलेक्ट भी कर रहा है, प्रिपेयर भी कर रहा है, और एक ही ऑब्जेक्ट में कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, लर्नर विल सिलेक्ट अलग हो और लर्नर विल प्रिपेयर, ये दो ऑब्जेक्टिव बनने चाहिए। To prepare, to forget, to forget include all three components of condition, performance and criterion। जो वेल रिटन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, कंडीशन भी होती है, परफॉर्मेंस भी होती है और क्राइटेरियन भी होता है। तो या तो जो कॉमन मिस्टेक होती है, या तो कंडीशन ना हो, या तो परफॉर्मेंस ना हो, या तो क्राइटेरियन ना हो, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव की मिस्टेक होती है, ऑब्जेक्टिव राइटिंग की। टू यूज टर्म्स फॉर परफॉर्मेंस डेट आर सब्जेक्ट टू मैनी इंटरप्रिटेशन, नॉट एक्शन ओरिएंटेड एंड डिफिकल्ट टू मेजर। कुछ लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं जिसमें जो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जिसकी बहुत सारी मानाएँ होती हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इस वर्ड की अभी इस ऑब्जेक्टिव में क्या मानी निकलेगी। और नॉट एक्शन ओरिएंटेड, यहाँ तो फिर वो एक्शन नहीं ले रहा, वो किसी काम का नहीं है, एंड डिफिकल्ट टू मेजर, और उसको पढ़ने में मुश्किलात आ रही है, तो ऐसे वर्ड भी हमें नहीं लिखने चाहिए। टू राइट एन ऑब्जेक्टिव दैट इज अनअटेंडेबल गिवन द एबिलिटी लेवल ऑफ लर्नर। कुछ लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि आगे से जो लर्नर बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठे हुए हैं, वो उनकी लेवल से भी हाई है, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो हमें ऐसे भी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखने चाहिए। टू राइट ऑब्जेक्टिव दैट डू नॉट रिलेट टू द स्टेट गोल। और अगर हमें मसलन कोई गोल है हमारा जिसको ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम उसको हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं डालना चाहिए कि जो फजूल हो, जो हमें गोल की तरफ ना लेके जाए, कोई फजूल बात करे। टू क्लस्टर एन ऑब्जेक्टिव बाय इंक्लूडिंग अननेसेसरी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में अननेसेसरी पीसेस इन्फॉर्मेशन के डालते हैं जो किसी काम के ना हो, तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स हमें नहीं बनाने चाहिए। उसमें कोई इन्फॉर्मेशन जो भी हो फ़ायदेमंद हो और वो काम की चीज़ हो। टू बी टू जनरल एज नॉट टू क्लियरली स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड आउटकम। अब जो हमें आउटकम चाहिए उसके मुताबिक ना हो, स्पेसिफाई ना हो, क्लियरली हमें सही तरीके से वो ऑब्जेक्टिव बताए नहीं कि हम किस बारे में बात करने चाह रहे हैं, जर्नल हो कहीं दूसरी जगह में लेके जाए, तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स ना हो। अब टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स का जो नाम है वो किसने दिया, अकॉर्डिंग टू द लर्निंग डोमेन्स, लर्निंग डोमेन्स के अकॉर्डिंग। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। इन द लेट 1940s psychologists and educators become concerned about the need to develop a system for defining and ordering level of behavior according to their type and complexity। अब जो साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेटर्स थे, उन्होंने एक सिस्टम जो है डेवलप किया। वो इसलिए किया ताकि वो जो बिहेवियर है उसको एक ऑर्डरिंग में लेके आए, उसको मतलब जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव हैं उसको एक ऑर्डर में लेके आए। जो दो दो तरीके से उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, एक उनके टाइप पे उसको ऑर्डर दिया था, और दूसरा दिया था कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो कितना मुश्किल है, मुश्किल को नीचे रखा था और आसान आसान को ऊपर, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा मुश्किल करते नीचे आ गए। ब्लूम्स एट एल 1956 and Cantwell and Associates 1964 developed a very useful taxonomy known as the taxonomy of educational objectives। इन्होंने एक टेक्सोनॉमी बनाई थी जो तमाम फायदे वाली थी, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल नाम जिसको हम कहते हैं, एज अ टूल फॉर सिस्टमेटिकली क्लासीफाई बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि एक टूल है, एक जरिया है जो कि सिस्टमेटिकली क्लासीफाई करता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को। अब तीन किस्म के डोमेन होते हैं, द कॉग्निटिव डोमेन, द थिंक अफेक्टिव डोमेन एंड द साइकोमोटर डोमेन। तो द कॉग्निटिव डोमेन को हम कहते हैं थिंकिंग डोमेन। लर्निंग इन दिस डोमेन इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड refers to the learner's intellectual abilities and mental capacities and thinking process। ये डोमेन जाहिर सी बात है, जो इसको दूसरा नाम थिंकिंग डोमेन कहा गया है। कॉग्निटिव डोमेन हमारे ब्रेन से है, ब्रेन से ताल्लुक रखता है। हमारे ब्रेन में इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को देख के, मेंटल कैपेसिटीज़ को देख के और थिंकिंग प्रोसेस को देख के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। लर्नर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि वो उसको हासिल कर सके, उसका ब्रेन देख के, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ वगैरह देख के इस तरह की उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ऑब्जेक्टिव्स इन डोमेन्स आर डिवाइडेड इनटू 6 लेवल्स, ईच स्पेसिफाई कॉग्निटिव प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम द सिंपल। अब जो है इन्होंने डोमेन को डिवाइड किया था 6 लेवल्स पे। तो
सबसे पहले इन्होंने सिंपल से शुरू किया, नॉलेज से टू द मोर कॉम्प्लेक्स, और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ, मुश्किल की तरफ चलते गए। एवैल्यूएशन इज लिस्टेड एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेक्शन, उनको आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले कॉग्निटिव वही बात कर रहा है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। कॉग्निटिव डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन इंटेलेक्चुअल स्किल्स, हमारे ब्रेन की स्किल्स, एबिलिटीज़ की रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, वो बहुत ही ज़रूरत होती है लर्निंग के लिए। थिंकिंग क्रिटिकली, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमें आने चाहिए। अब 6 जो डोमेन्स के पार्ट्स थे, लेवल्स थे। पहला रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट एंड क्रिएट। अब रिमेंबर में क्या क्या आ जाता है? रिटेन, हमें वो चीज़ याद हो, रिकॉल करें एंड रिकॉग्नाइज नॉलेज, उस नॉलेज को रिकॉग्नाइज करें। अंडरस्टैंड में फिर हम आगे स्टेप में जाएंगे, रिमेंबर के बाद अंडरस्टैंड, हम उस चीज़ को ट्रांसलेट करें एंड इंटरप्रेट नॉलेज, और नॉलेज को हम समझ सकें। देन हमारा आ जाता है अप्लाई, अप्लाई नॉलेज टू डिफरेंट सिचुएशन, उसी नॉलेज को मुख्तलिफ सिचुएशंस में उसको अप्लाई करेंगे। फिर अप्लाई करने के बाद एनालाइज करेंगे, ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन टू लुक एट रिलेशनशिप, जो हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे उसको फिर ब्रेक डाउन करके उस इंफॉर्मेशन को उन पे अप्लाई करके देखेंगे कि उसका आउटकम क्या आ रहा है। फिर एवेल्युएट, उसके बाद हम जो एवेल्युएट मिलेगा, मेक जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस फाउंड, जो हमें एविडेंस मिलेगा तो उसके बिहेवियर पे हम क्या करेंगे, जजमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट, कंपाइल इन्फॉर्मेशन टू जनरेट न्यू सॉल्यूशंस। अब हमें एक नॉलेज मिल गई है, उसको इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा करके जनरेट करेंगे न्यू सॉल्यूशंस को। उसके बाद ये आ गया कॉग्निटिव डोमेन का एग्जांपल, सिंथेसिस लेवल। गिवन अ सैंपल लिस्ट ऑफ फूड्स, अब किसी को हम क्या कहेंगे, देंगे, एक फूड्स की लिस्ट दे रहे हैं। द पेशेंट विल डिवाइस अ मेन्यू टू इंक्लूड फूड्स फ्रॉम 4 फूड ग्रुप्स। अब उनको कह रहे हैं कि आप जो ये हमने आप लिस्ट दी है फूड की, उसमें से 4 ग्रुप के फूड बनाए। अब डाइटरी है, मीट है, वेजिटेबल है, फ्रूट है एंड ग्रेन्स इन द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ डेली इंटेक, जो आपको रोजाना अमाउंट में लेना है। तो उसको कहेंगे कि आप 4 किस्म के ग्रुप बनाएं और फिर इनमें से कुछ डाइटरी प्लान सिलेक्ट करें जो आपकी डाइट के लिए आपको रोज लेने पड़ेंगे। उसके बाद टीचिंग इन कॉग्निटिव डोमेन में हम किस तरह उसको टीच कर सकते हैं। एक तो हम लेक्चर्स के थ्रू उनको लेक्चर देंगे, 1 to 1 इंस्ट्रक्शन देंगे, एक कोई पढ़ाएंगे, एक पे फोकस होता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाएंगे, वर्बल के थ्रू पढ़ाएंगे, रिटन में, और रिटन में हो गया, विजुअल टूल्स में हो गया, पीपीटी वगैरह जो हम पीडीएफ वगैरह हम चलाते हैं पावर पॉइंट पे। अब आ गया अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम फीलिंग डोमेन कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन इज नोन एज फीलिंग डोमेन। लर्निंग in this domain involves an increasing internalization or commitment to feelings expressed as emotions, interest, attitudes, values and appreciation. अब फीलिंग डोमेन्स में हमें क्या ज़ाहिर सी बात नज़र आ रही है कि इसमें क्या होगी, हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड होंगी, उसके बिहाफ पे हम समझ पाएंगे कि इसको इंटरेस्ट कितना है, उसका एटीट्यूड क्या कह रहा है कि उसको पढ़ना है, शौक है लर्निंग का या नहीं, वो जो हम उसको सिखा रहे हैं वो उसको वैल्यूज़ दे रहा है कि नहीं, एप्रिसिएशंस, उसको शाबाशी वगैरह भी चाहिए, जिसकी वजह से कुछ लर्नर्स होते हैं जो अच्छी तरह सीखते हैं। और इंक्रीज इंटरलाइजेशन, जो उसकी अंदर की एबिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। अब आ जाते हैं अफेक्टिव डोमेन, इमोशनल रेस्पॉन्स कंसर्न विद वंस एटीट्यूड। ये इमोशनल रेस्पॉन्स किससे कंसर्न करता है, किसी एक एटीट्यूड से, वैल्यू से। एप्रिसिएशन फॉर मोटिवेशन इन लर्निंग, वो कितना एप्रिशिएट उसको करें ताकि वो मोटिवेट हो लर्निंग के लिए। सबसे पहले आ जाता है, इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 लेवल्स होती हैं। पहले रिसीव करेगा, फिर रेस्पॉन्ड करेगा, फिर वैल्यू करेगा उसको, वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग में बीइंग विलिंग टू लिसन एंड बी अवेयर टू रिसीव नॉलेज, आप देखेंगे कि क्या वो सुन रहा है और जो हम नॉलेज बता रहे हैं वो उसको रिसीव कर रहा है। दूसरी बात हम देखेंगे रेस्पॉन्डिंग, एक्टिवली पार्टिसिपेंट, क्या वो उसको फिर एक्टिवली उस क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड एंगेजिंग ट्रांसफर नॉलेज, और जो नॉलेज हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें एंगेज हो रहा है। उसके बाद वैल्यू देखेंगे, फाइंड्स वैल्यू, देखेंगे कि वो उस चीज़ को वैल्यू भी दे रहा है या बस ऐसे ही बैठा हुआ है। एंड वर्थ इन वंस लर्निंग, और उसको क्या पता है कि इस लर्निंग की अहमियत क्या है। एंड इज मोटिवेटेड टू कंटिन्यू, क्या वो अभी भी मोटिवेटेड है कि उसको अभी ये कंटिन्यू करके आगे लेके जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं, इंटीग्रेटिंग एंड कंपेयरिंग वैल्यूज, ऑर्डरिंग देम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज, फिर हम उसको एक प्रायोरिटीज के थ्रू उसको ऑर्डर देंगे। फिर कैरेक्टराइजेशन, वैल्यू दैट विल कंट्रोल द आउटकम एंड बिहेवियर, वैल्यू जो देंगे, वैल्यू जो है वो जो विल कंट्रोल, हमारे आउटकम को कंट्रोल करती है और बिहेवियर को कंट्रोल करती है। अब ये एक एग्जांपल दिया गया है अफेक्टिव डोमेन का। ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन सेशन, एक ग्रुप का डिस्कशन सेशन में द पेशेंट विल एडमिट टू एनी फियर्स ही मे हैव अबाउट नीडिंग टू अंडरगो अ रिपीट एंजियोप्लास्टी। अब जो पेशेंट से एक डिस्कशन हुई, फिर उसको एक खौफ शुरू हुआ कि वो उसकी
एंजियोप्लास्टी रिपीट होने वाली है, तो उसको जो खौफ है वो स्टार्टिंग में खौफ शुरू हो गया, तो ये हमारा रिसीविंग लेवल आ गया, मतलब वो अभी खौफ को रिसीव कर रहा था। उसके बाद आप ये दूसरा पढ़ लेना, कैरेक्टराइजेशन लेवल। अब टीचिंग अफेक्टिव डोमेन को हम कैसे टीच कर सकते हैं, उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, केस स्टडीज करवाएंगे और रोल प्ले करवाएंगे, सिमुलेशन गेमिंग करवाएंगे, ग्रुप डिस्कशंस करवाएंगे, जिसकी वजह से उसका अफेक्टिव डोमेन हम बढ़ा सकें। एंड अदर पावरफुल टूल फॉर इफेक्टिव टीचिंग इज रोल मॉडलिंग फॉर डिजायर्ड बिहेवियर बाय द एजुकेटर। जो एजुकेटर है, जो एजुकेशन लेना चाहता है, उसका सबसे पावरफुल जो इफेक्ट होगा है वो होता है रोल मॉडलिंग में, ताकि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सके, रोल मॉडल करवाएंगे। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन नोन एज स्किल डोमेन, उसको स्किल्स डोमेन कहते हैं। लर्निंग इन दिस डोमेन इन्वॉल्व्स acquiring fine and gross motor abilities with increasing complexity of neuromuscular coordination to carry out physical movements such as walking, handwriting, manipulating of equipments, carry out a procedure। अब इसमें क्या होता है कि उसको स्किल्स देखी जाती हैं, उसमें क्या वो वॉक कर सकता है, हैंड राइटिंग वगैरह उसकी कैसी है, वो लिख रहा है या नहीं, कोई इक्विपमेंट को बना रहा है या नहीं, उसका माहौल, और वो कोई प्रोसीजर वगैरह जो है वो कर रहा है या करने के काबिल है या नहीं है, उसकी एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। अब ये भी हमारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। पहले सेट, हाउ रेडी वन इज एक्ट, जो एक बंदा है वो फिजिकली रेडी है एक्ट करने के लिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तीनों तरीके से क्या वो रेडी है। फिर गाइडेड रेस्पॉन्स में बिगनर लेवल, लर्न्स थ्रो ट्रायल एंड एरर बाय प्रैक्टिसिंग। बिगनर लेवल होती है, गाइडेड रेस्पॉन्स को कहते हैं बिगनर लेवल, वो अभी जो है लर्निंग करना शुरू करता है और उसके बाद वो कुछ एरर करता है प्रैक्टिस में, जाहिर सी बात है जो सीखेगा वो एरर ही करेगा। मैकेनिज्म इंटरमीडिएट लेवल, अब पहले बिगनिंग लेवल थी, अब इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया, तो अब थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करेगा और एक्शन बिकम हैबिचुअल, और उसकी जो एक्शन है वो एक आदत बन जाएंगी। अब आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स वर्ड रेस्पॉन्स। अब अगर उसी मैकेनिज्म से आगे आएगा तो एक्सपर्ट लेवल में आ जाएगा, और जो काम कर रहा है वो एक अच्छा हाई लेवल पे करेगा, और परफॉर्मेंस विद एक्यूरेसी और 100% एक एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। अब स्किल्स स्ट्रांगली, एडाप्टेशन में क्या होता है कि उसकी जो स्किल्स है वो स्ट्रांग हो गई है, डेवलप्ड हो गई है, एंड कैन बी मॉडिफाइड इन डिफरेंट सिचुएशंस, और मुख्तलिफ किस्म की जो सिचुएशंस आ रही हैं वो उसको हैंडल कर पा रहा है, वो उसको अपनी जो स्किल्स हैं उसको यूज़ करके उसको हैंडल कर रहा है। अब उसके बाद ओरिजिनेशन, क्रिएट न्यू प्रोसीजर्स, नए नए प्रोसीजर्स बना रहा है, और सोल्यूशन टू अप्रोच वेरियस सिचुएशन, और मुख्तलिफ किस्म की जो सिचुएशंस आ रही हैं उसको हल करने की कोशिश कर रहा है, और ये उसका एग्जाम्पल है, और गाइडेड रेस्पॉन्स लेवल है। और दूसरा हमारा सेट लेवल है, पहली स्टेज। साइकोमोटर को कैसे टीच करेंगे, व्हेन टीचिंग साइकोमोटर स्किल इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेटर टू रिमेंबर टू कीप स्किल इंस्ट्रक्शन सेपरेट फ्रॉम अ डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग स्किल्स। Cognitive component are a discussion of how the learner feels about carrying out the skill affective component। इसमें ये कह रहा है कि शुरू में कोई भी प्रोसीजर वगैरह जो बंदा है उसको अगर करवाना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी थिंकिंग लेवल देखते हैं, कॉग्निटिव लेवल देखते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोसीजर इस तरह होगा, आपको इस तरह करना पड़ेगा, वो हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट। उसके बाद वो जो स्किल्स के साथ वो उस प्रोसीजर को करेगा, उसके बाद जो उसको फील होगा, जो खुशी महसूस करेगा, लाइक कोई कैनोला कर रहा है, कैनोला के बारे में हमने उसको बताया, वो उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया। अब उसने वो आईवी कर दी, आईवी करने के बाद वो क्या आ गई, उसके बाद स्किल्स आ गई, उसने काम किया, अगर उसने सही लगाई है तो फिर उसको एक खुशी महसूस होगी कि मैंने आईवी अच्छी कर ली है, और उसका अफेक्टिव कंपोनेंट भी हमें इस तरह से उसको वो टीच कर लेगा। इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि स्किल्स अच्छी हो, रिपीटेशन, वो प्रोसीजर रिपीटेशंस करवाएंगे, रेनफोर्समेंट एंड डेमोस्ट्रेशंस वगैरह करवाएंगे। उसके बाद ये आपका यूनिट हो गया क्लियर।